ये भी हमारे पास एक स्टैटिस्टिकल क्लासिफायर है, जो कि बेसिकली बेस्ड जो हमारे पास थ्योरम है, उसके ऊपर ये बिलॉन्ग कर रहा होता है। जैसे आप लोगों ने एआई में या ऑलरेडी आप लोगों ने काफ़ी सब्जेक्ट्स में बेस थ्योरम पढ़ा पढ़ा हो। अगर मैं बेसियन क्लासिफायर की एक्यूरेसी की बात करूँ, तो जो हमारे पास एक्जिस्टिंग डिसीजन ट्री या न्यूरल नेटवर्क हैं, ठीक है? तो उनके साथ कंपेरेबल है इसकी जो एक्यूरेसी या इसका जो परफॉर्मेंस है, वो उनके साथ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में ये बेसिक क्लासिफायर भी हमारा काफ़ी प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम अच्छा जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास कुछ डेटा सैंपल होता है, ठीक है? उस डेटा सैंपल के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनको हम एक फीचर वेक्टर में एन डायमेंशनल वेक्टर में उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं और उसी की बेसिस पे एट द एंड हम अपने डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग क्लासिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक डेटा सैंपल है, जैसे आपको यहाँ पर इक्वेशन में शो हो रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट के C ऑफ I गिवन दैट X अगर ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ C ऑफ J गिवन दैट X के साथ, तो हम उसको कौन सी वाली क्लास असाइन करेंगे। अगर मेरे पास कोई भी एक डेटा सैंपल है जिसकी क्लास I के साथ अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर तो वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू क्लास J, तो हम लोग उसको क्लास I जो है वो असाइन कर देंगे कि मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक डेटा सेट है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लास I के साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करता हूँ, तो अगर किसी एक डेटा सैंपल की पॉजिटिव क्लास के साथ अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू उस डेटा सैंपल की नेगेटिव क्लास के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी के, तो हम उस डेटा सैंपल को जो पॉजिटिव क्लास है, जिसके साथ उसकी अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो ज़्यादा है, मैं वो वाली क्लास जो है उसको असाइन कर दूँगा, ठीक है? इस चीज़ को हम लोग बायस डिसीजन रूल भी कहते हैं, जिसकी बेस पे हम अपने डेटा सेट को क्लासिफाई कर रहे होते हैं, राइट? अब लेट्स सपोज हम लोग किस तरह से बेसियन थ्योरम्स बेसियन रूल्स बना रहे होते हैं, उसके लिए ये फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक डेटा सेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, ठीक है? हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली कंडीशन प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, सेम वही रूल के हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जहां पर वो दोनों कॉमन है, उनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्ट बी जो है, ठीक है, कि जहां पर दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कॉमन है जो उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है हम उसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम उसको उस बी जो हमारे पास डेटा सैंपल है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। सेम इस तरह से अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हो, तो हम लोग इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब अगर लेट्स सपोज मैंने इन इक्वेशंस की मदद से अपने बेस थ्योरम की तरफ हम लोगों ने मूव करना हो, तो हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 कह रहे हैं, अगर मैं उसका जो डिवाइड वाला पार्ट है जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कह रहे हैं, अगर मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाता हूँ जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फार्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कि जो मेरा डिवाइड वाला पार्ट था जस्ट मैं उसको दूसरी साइड पर ले गया, ठीक है। सेम इस तरह से जो मेरे पास इक्वेशन 2 थी उसके ऊपर भी सेम मैंने यही काम किया कि जो उसके डिवीजन में था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन जो है वो इस तरह से हम लोगों ने उनको अपडेट कर लिया। अब अगर लेट्स सपोज हम लोग देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या होगी, हमारे पास सेम ही होंगे, ठीक है, कि हमारे पास इवेंट ए और जो इवेंट बी है उनकी जो इंटरसेक्ट प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो फिर हम इसी चीजों को इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी थी, राइट, इक्वल टू कर देंगे हम जो दूसरे इक्वेशन की प्रोबेबिलिटी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो हमारे पास ये एक फार्मूला जो है वो बन जाएगा, राइट। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को अपडेट करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर मैं इस साइड पे रहने दूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है इसको मैं दूसरी साइड पर ले जाऊं, डिवाइड कर दूं,
ठीक है, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो इस तरह से अपडेट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो फार्मूला है वो बिल्ड हो जाएगा। अगर मैं इस फार्मूले को एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये फार्मूला है क्या, क्या चीज है इसके अंदर, तो बेसिकली इसमें हमारे पास ये है कि जो ए गिवन बी में जिसको ले रहा था, अगर मैं उसको क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बताना चाहूँ तो वो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ आई गिवन दैट एक्स, कि किसी एक डेटा सैंपल की किसी क्लास के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू किसका कर दो तुम इक्वल कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट सी ऑफ आई, ठीक है, कि उस डेटा सैंपल की जो एग्जिस्टिंग डेटा सैंपल हैं उनमें उसकी सी ऑफ आई जो हमारे पास क्लास हम लोग अज्यूम कर रहे हैं उसके साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ आई, कि उस क्लास की जो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं उसकी क्या अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के इस डेटा सैंपल की अकर होने की जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, राइट। तो अगर मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये क्वेश्चन के वन बाय वन अलग-अलग पार्ट को हम लोग कह क्या रहे हैं, तो ये जो हम लोग इक्वल के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ आई गिवन दैट एक्स, इसको हम लोग बेसिकली पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, बाद में आने वाली प्रोबेबिलिटी। और इसी तरह से जो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट सी ऑफ आई को कैलकुलेट कर रहे हैं इसको हम लोग लाइक्लीहुड कहते हैं, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रायर प्रोबेबिलिटी का मतलब उस क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है जिसके साथ आप उसकी प्रिडिक्शन दे रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं हम उसको मार्जिनल के साथ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के उस डेटा सैंपल की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेजियन जो हमारे पास थ्योरम है उसके ये डिफरेंट अलग-अलग जो कंपोनेंट हैं वो ये हैं। अब लेट्स सपोज अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं कि हम लोग किस तरह से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस, कि अगर लेट्स सपोज आपको जो कार्ड है आपने कोई भी एक कार्ड उठाया है, उस कार्ड में जो आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो कार्ड है वो किंग हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट माय कार्ड इज अ किंग गिवन दैट इट वाज अ फेस कार्ड, कि आपको अगर फेस कार्ड आप उठाते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड जो है वो किंग हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों डायरेक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने फेस कार्ड उठाया है वो किंग भी हो सकता है, वो जैक भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकता है, ठीक है। तो वो प्रोबेबिलिटी तो तीनों के लिहाज से है ना। अगर तो लेट्स सपोज हम लोग किसी स्पेसिफिक किंग में से ही प्रोबेबिलिटी देख रहे हो देन तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग फेस कार्ड में से देख रहे हैं तो फेस कार्ड की जो है कोई भी अगर मैं कार्ड उठाता हूँ फेस कार्ड में से तो वो किंग भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकता है और वो जैक भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस प्रोबेबिलिटी को डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। हाँ, अगर मैं नेब बायस के जो हम लोगों ने ये फार्मूला डिस्कस किया इसके साथ कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। काइंडली आप लोग इस फार्मूले को देख के इस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस जो है इसको कैलकुलेट करें तो अपने पास पेजेस पर कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम इसी फार्मूले को ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। क्लास क्या है सी ऑफ आई, आप लोग किंग कंसीडर कर लेंगे, गिवन दैट एक्स क्या है हमारे पास वो फेस है, ठीक है, तो वो फेस कार्ड है। तो उसी के बेसिस पे आप अगला फार्मूला लिखें और देखें आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आती है। सब लोग काइंडली जल्दी से अपने पेजेस पे इसको कैलकुलेट करें, आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। वलीद बच्चे आप वैसे बता दें उतनी देर मुझे कि कैसे कैलकुलेट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस। अवैस खुर्शीद बच्चे आप बता दें। सर जी वालेकुम सलाम जी बच्चे। अच्छा सर हम पहले प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे कि कितने फेस कार्ड हैं।
उसको फिर डिवाइड कर देंगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये जो आपके सामने बच्चे फार्मूला शो हो रहा है ना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जी का, सर। इसी फार्मूले में पुट करके बताएं क्या होगा। जस्ट इक्वेशन बोल ओके दे एक सर। दफा। सर जो लाइक्लीहुड है लाइक जो फेस कार्ड की, वो राइट। मल्टीप्लाई बाय जो अच्छा, जो लाइक्लीहुड में क्या आएगा बच्चे, प्रोबेबिलिटी किस चीज लाइक की? सर तो टोटल फेस कार्ड होते हैं लाइक 4 फेस कार्ड हैं, तो 4/52 जो हाँ, कार्ड्स हैं रॉन्ग, गलत सर। बता रहे हैं आप, दोबारा देखें आप। 12/52। सर और टोटल फेस कार्ड होते हैं 12/4 नहीं होगा, 12। 12/52। हाँ सर। हाँ, सर बाकी वो जो बच्चे अपने पेजेस पे फेस करें, कार्ड है, जस्ट वलीद को बताने दें। बाकी बच्चे अपने पेजेस पे इसको कैलकुलेट जो करेंगे। सर फेस कार्ड है जी वलीद सर बच्चे। जो सर टोटल होते हैं मेरे ख्याल से 3 3 एंड सर 12 होते हैं, 12/52 होंगे लाइक जो स्पेड्स के और इस तरह के जो अच्छा 4 वलीद, डिफरेंट डायमंड्स एंड। जी सर। वलीद बच्चे, अभी आप अपना जो फोकस है ना वो जस्ट लाइक्लीहुड पे रखें। लाइक्लीहुड में मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी है सी ऑफ आई गिवन दैट एक्स, तो लाइक्लीहुड में मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों को मैं उलट कर रहा हूँ, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट सी ऑफ आई, के एक्स की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट उनकी जो क्लास है वो ये हो, राइट। इसी तरह से अगर मैं आपको डाटा सैंपल देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस तो तो हमारा सर ये होगा लाइक्लीहुड 4 क्या बन, बाय 4/12 हमारा होगा। हमारा लाइक्लीहुड क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन दैट किंग, ठीक है, कि हमारा लाइक्लीहुड है वो यहां पर आकर चेंज हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन दैट किंग। तो अब बताएं इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेस गिवन दैट किंग। सर 4 किंग होंगे और फेस की जो है वो 12 है, तो 4/12। गलत बता रहे हो स्टिल बच्चे। अच्छा यार बच्चे, सब लोग देख लें यहाँ पे एक दफा। सर 1 होगी। राइट। किसने कहा ये? सर हमजा ने दी, मैंने। गुड बच्चे, सही बता रहे हो। अच्छा यार बच्चों, जब मैं आप लोगों को इस फार्मूले की तो समझ आ गई है ना, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है, लाइक्लीहुड, प्रायर प्रोबेबिलिटी और मार्जिनल। अब जब मैंने लेट्स सपोज आपको कोई डाटा सैंपल दिया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस, ठीक है, हम बेसिकली पूछ क्या रहा हूं आप लोगों से कि मैंने कोई भी एक फेस कार्ड उठाया है उस फेस कार्ड में से किंग के अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी मैं डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता। क्यों डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकता? क्योंकि वो जो फेस कार्ड है वो किंग भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है और क्वीन भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसको इस बेसियन फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन दैट किंग, कि जैसे हमारे पास यहाँ पर था, मैंने लाइक्लीहुड में उसका ऑपोजिट कर लिया। किंग जो है बेसिकली वो हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, और अगर गिवन दैट फेस जो है वो मेरे पास एविडेंस है, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बताना चाहूँ। तो उसको मैंने यहाँ पर जब लाइक्लीहुड में लिखा तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस गिवन दैट किंग, कि जो मैंने कार्ड में से, जो मेरे पास कार्ड है उनमें से मैंने किंग उठाया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कार्ड, वो जो किंग का कार्ड है वो फेस कार्ड हो। तो वो कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, वो 100% प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि वो किंग का कार्ड है, ठीक है। तो किंग का कार्ड का फेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। काइंडली बच्चे, जिधर से नॉइज आ रही है आप अपने आप को म्यूट रखें। तो जो मेरे पास किंग का जो कार्ड है उसका फेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है, राइट। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मेरे पास किंग के 4 कार्ड हैं, उसमें से अगर आप एक कोई भी एक कार्ड उठाते हैं तो उसका फेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या, वो हमारे पास 100% है, राइट। क्योंकि वो ना तो जैक हो सकता है ना वो किंग हो सकता है। किंग के 4 कार्ड में से अगर मैं कोई भी एक कार्ड उठाता हूँ तो वो हमारा 100% श्योर है कि वो हमारा फेस कार्ड होगा, राइट।
मल्टीप्लाई बाय करवा रहे हैं हम उसके साथ जो उस क्लास की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। क्लास क्या थी हमारे पास, किंग थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, तो किंग की क्या प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में हमारे पास टोटल हमारे पास किंग के जो है वो 4 कार्ड है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कार्ड कितने हैं, 52, ठीक है। तो 4/52 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस जो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है हम उसके साथ डिवाइड कर देंगे। तो टोटल फेस कार्ड जो है हमारे पास 12 होते हैं, उसको हमने डिवाइड कर दिया है 52 के साथ, तो वो 12/52 हो जाएगा। राइट, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ओके, फिर जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपके पास इक्वल टू 1/3 जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। राइट, तो इस तरह से हम लोग नेव बाइस को यूज करके हम किसी भी क्लास की जो प्रोबेबिलिटी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को दोबारा आप लोगों को बताना चाहूँ, तो हम लोग इसमें किसी भी एक डेटा सैंपल की किसी क्लास के साथ अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब जैसे आपके पास है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ आई गिवन दैट एक्स, तो जो सी ऑफ आई है ये बेसिकली मेरे पास एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, गिवन दैट ये जो एक्स है वो हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। अगर मैं आगे लाइक्लीहुड में जहां पर इसको यूज कर रहा हूं वहां पर इसका क्या मीन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट सी ऑफ आई, कि मेरे पास जो एविडेंस है, कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उसमें से कितने ऐसा डेटा सेट है जिनकी क्लास जो है वो ये है, कौन सी वाली क्लास जो मैंने हाइपोथेसिस में कंसीडर की है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा सेट था जिसमें 2 क्लासेस हैं, यस और नो, तो मैं कह देता हूं कि फॉर एग्जांपल जिस मैंने डेटा सेट की अजम्पशन या जिस डेटा सेट की मैंने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, मैं उसको क्या कह रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन दैट कि हमारे पास जो एक्स है वो जिसकी मैंने आइडेंटिफाई करनी है, जिसकी मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, उसको आगे हम लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट सी ऑफ आई, कि जो एग्जिस्टिंग डेटा सेट है उसमें से कितने ऐसे सैंपल्स हैं जिनकी क्लास वो है जो मैंने हाइपोथेसिस में रखी हुई है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर यस रखी है तो यस कितने ऐसे डेटा सैंपल्स हैं जिनकी क्लास यस है, ठीक है। फिर हम उसको मल्टीप्लाई बाय करवाते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ हम उसको इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि हम उस क्लास की एक्चुअल में जितने डेटा सैंपल हैं हमें ये भी तो पता चले कि एक्चुअल में कितने उस क्लास के डेटा सैंपल हैं, उस क्लास की एक्चुअल में कितनी प्रोबेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई डेटा सेट है जिसमें जस्ट 2 सैंपल्स है किसी क्लास के, किसी स्पेसिफिक क्लास के, तो जो नया डेटा सेट मेरे पास आ रहा है उसकी इस क्लास के साथ अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2% ही रहनी चाहिए, हम उसको ओवरऑल प्रोबेबिलिटी के ऊपर मैप नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये जो हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ, ये बेसिकली ये इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ताकि उस क्लास की जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है हमें वो भी पता हो, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है जो हम लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं नए आने वाले डेटा सैंपल की, उसके हम लोग उस क्लास के लिहाज से दें, ठीक है। फिर हम डिवाइड कर देते उसको मार्जिनल के साथ। मार्जिनल क्या है, जो एक्चुअल में उस डेटा सैंपल की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, उसके साथ हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज जो मेरे पास मार्जिनल वाला पार्ट है ना, जो मैं डिवाइड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ, अगर इसको मैं ना भी कंसीडर करूँ ना तब भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप लोग जस्ट अगर अपर साइड वाले जो है जो लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय प्रायर प्रोबेबिलिटी है, अगर आप लोग इसी की बेसिस पे भी क्लासिफाई करना चाहें तब भी आप लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस कैलकुलेट की है, अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट फेस कैलकुलेट करना पड़े, तब भी जो मेरे पास डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो फेस है वो भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम सर। सेम रहेगी। वो क्या आएगी हमारे पास, 12/52। और अगर लेट्स सपोज मैं जैक रख लेता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक गिवन दैट कि वो फेस हो, तो अरूबा बच्चे आप बताएं क्या होगा, वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फैजान बच्चे आप बताएं। क्या सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारे पास जैक गिवन दैट अगर फेस हो तो क्या हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी फेस की?
फैजान किधर घूमे हुए हो यार? ओके, कोई भी बता दे। सर वो आवाज बीच में रुक गई Well, थी। सर सर 4/52 ही होगी। 4/52 कैसे हो जाएगी फैजान बच्चे? वही नहीं होगी जो किंग। चले, अगर किसी ने नहीं भी सुना तो दोबारा बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल बच्चों, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट अगर फेस है, ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक पूरा फार्मूला लगाया था, उसके लिहाज से हम लोगों ने उसकी कैलकुलेट की थी। तो मैं अब इसमें से जस्ट मार्जिनल वाली जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, में उसकी बात कर रहा हूँ। मार्जिनल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग गिवन दैट फेस जो था, उसमें हम लोग जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस को कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। कि फेस के अक्कर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन गिवन दैट फेस करता हूं, तब भी जो डिवीजन में मार्जिनल में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस जो है, तब भी वो सेम ही रहेगा। क्योंकि अगर मेरे पास कोई कार्ड है तो उनमें से जो फेस के कार्ड है वो 12 है, 12/52 ही रहेगा। इसी तरह से अगर मैं क्वीन की कैलकुलेट करता हूँ, तब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो फेस है तब भी सेम रहेगा, वो 12/52 ही रहेगा। तो क्योंकि वो हर क्लास के लिए मेरे पास सेम रह रहा है, तो इसलिए अगर मैं उसको डिवीजन में ना भी करूं, ठीक है, हर क्लास के लिए, तब भी कोई एज सच कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप लोग जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जस्ट अपर साइड वाले जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट क्लास मल्टीप्लाई बाय जो उस क्लास की प्रोबेबिलिटी, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक अगर किसी की कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ लें। किसी को कोई क्यूरी है बच्चों यहाँ तक? जी मरियम फरूक बच्चे कुछ पूछ रहे हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस अगर ना लिखे तो सर प्रोबेबिलिटी उसकी 1/13 आ रही है। बच्चे मैं जो कह रहा हूँ ना, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास, वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में कोई कोई भी है, वहां तक वो बिलोंग कर रही होगी ना। तो जब मैं अभी लेट्स सपोज अगर इसकी कम भी आ रही है ना, तो बाकी क्लासेस के लिहाज से भी सेम इसी तरह से वैल्यू आ रही होगी। कि अगर मेरे पास किंग के अलावा मैं क्वीन को लेता हूँ, क्वीन गिवन दैट फेस, तब भी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसमें भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस है ना, वो कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा, वो मतलब डिवाइड नहीं हो रहा होगा। सेम फॉर किंग, किंग के लिए भी ये डिवाइड नहीं हो रहा होगा। तो एट द एंड जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी निकल रही होगी, वो सब के लिए सेम फेस पे ही निकल रही होगी, ठीक है। तो वो डजेंट मैटर कि हमारे पास जो वैल्यू है अगर स्टिल अभी कम आ रही है, लेकिन जब मैं क्वीन गिवन दैट फेस के लिए कैलकुलेट करूंगा, तब उसके लिए भी ये इसी पैमाने सेम मेजरमेंट के लिहाज से कैलकुलेशन हो रही होगी। और अगर जैक के लिए कैलकुलेट करूंगा, तब भी सेम इसी लिहाज से कैलकुलेशन हो रही होगी, ठीक है। और एट द एंड जो हमारे पास क्लास के कौन सी क्लास के साथ ये डाटा सैंपल जो है वो बिलोंग कर रहा है, वो भी हमारे पास ओवरऑल ही आ रहा होगा। तो एट द एंड हम लोग इजीली उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। सर दोबारा बोले, समझ नहीं है आपकी बात। ओके, मैं कह रहा हूँ बच्चे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस के साथ इसको डिवाइड नहीं करता, ठीक है, जब मैं ये तो है अभी मैंने एक क्लास के लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैलकुलेट की है। सेम इस तरह से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की बजाय क्वीन गिवन दैट फेस कैलकुलेट करूंगा, तब भी मैं ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस जो है इसके साथ में डिवाइड नहीं करूंगा, ठीक है। सेम इस तरह से लेट्स सपोज मेरे पास थर्ड जो क्लास होती वो क्वीन होती या जैक होती, तब भी मैं ये प्रोबेबिलिटी जो फेस के साथ में डिवीजन कर रहा हूँ, उसके लिए भी ये डिवीजन नहीं कर रहा होता। एट द एंड जब मैंने ये क्लासिफाई करना था कि ये जो करंट मेरा डाटा सैंपल है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 क्लासेस होती, तो वो तमाम के लिए सेम मेजर के लिहाज से हमारी कैलकुलेशन हो रही होती है, और एट द एंड हम उसी के लिहाज से इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ नहीं भी आ रही, तो मैं मजीद फर्दर नेक्स्ट आने वाली एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। सर एक और एग्जांपल करा दें, समझ नहीं आ रहा। राइट, मैंने आगे एग्जांपल करवाता हूँ, वहां पर क्लियर हो जाएगी आपको ये बात। अच्छा, यहाँ पर मैं वही बात बता रहा हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, अगर मैं कह देता हूँ इज कांस्टेंट फॉर ऑल क्लासेस, अगर तमाम क्लासेस के लिए ये कांस्टेंट है, ठीक है,
तो आप लोगों को जो अपर साइड वाले जस्ट कैलकुलेट कर लें, डिवीजन वाली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वही बात जो मैं पहले बताई है उसी की बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x है वो तमाम क्लासेस के लिए अगर कांस्टेंट है, तो मुझे जरूरत नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है मैं हर क्लास के लिए बार बार कैलकुलेट करूँ, कि क्वीन के लिए मैं अलहदा से कैलकुलेट करूँ जो कि हमेशा मेरी सेम रहेगी, जैक के लिए अलहदा से कैलकुलेट करूं जो कि हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। और जो किंग कार्ड है उसके लिए अलहदा से कैलकुलेट करूं वो हमेशा सेम रहेगी। प्रायर प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि क्लास की प्रोबेबिलिटी है, वो किस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल ऑफ क्लास सी कि जो उस क्लास के ट्रेनिंग सैंपल है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैंपल, जितने उसके टोटल ट्रेनिंग सैंपल है हम उसके साथ डिवाइड करके जो हम प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर एक assumption है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि मेरे डेटा सेट के जो एट्रीब्यूट हैं वो सारे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे, तमाम एट्रीब्यूट जो मेरे डेटा सेट के हैं अगर वो डिपेंड कर रहे हैं, तो जो मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है तो मुझे हर एक डेटा सैंपल के लिहाज से, हर एक एट्रीब्यूट के लिहाज से कैलकुलेट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी अगर मेरे पास दो एट्रीब्यूट हो जैसे कलर और शेप है, और अगर उनकी कोई बूलियन में वैल्यूज हैं, अगर मैंने उनको कैलकुलेट करना है तो मैं चेक करता हूँ क्या वो रेड नहीं है, रेड ना हो और उनका जो शेप है वो राउंड ना हो, तो उनके एप्पल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम इस तरह से कलर रेड ना हो और हमारा जो शेप है अगर वो राउंड हो तो उसके एप्पल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम इस तरह से उनके जो अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ रही है वो हमें 4 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर मेरे पास 6 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं तो 2 की पावर 6 जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है हमें वो कैलकुलेट करना पड़ती है। तो हम क्या अजम्पशन कर लेते हैं कि हमारे जो एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, हर एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसका एक तो ये हमारे पास हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डेटा सेट कम होता है, ठीक है, उसकी डेटा सेट की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम होती है, तो हो सकता है कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है वो जीरो से बिलोंग कर रही हो, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ कि हर एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कुछ एट्रीब्यूट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो नियर टू जीरो हो जाए या एक्चुअल में ही जीरो हो जाए तो हम यहाँ पर एक अजम्पशन लगाते हैं, नेव अजम्पशन लगाते हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं कि तमाम जो मेरे एट्रीब्यूट हैं वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कहते हैं कि जैसे कलर और शेप का मेरे पास दो एट्रीब्यूट थे, अब मैं कहता हूँ कि वो दोनों एट्रीब्यूट जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, किसी एट्रीब्यूट पे कोई भी एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अगर मैंने उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो तो मैं इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कलर गिवन दैट एप्पल, सेम इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ शेप गिवन दैट एप्पल, क्योंकि दोनों एट्रीब्यूट जो है वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इंडिपेंडेंट है, तो मैं हर एट्रीब्यूट की अलहदा से प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा उस क्लास के साथ अकर होने की, कि कलर की एप्पल क्लास के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, शेप की इस क्लास के साथ एप्पल के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 बुलियन एट्रीब्यूट्स हैं तो मुझे जस्ट 12 प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना कि 2 की पावर 6 64 प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने की जरूरत है। सेम इस तरह से अगर मेरे पास 6 एट्रीब्यूट फॉर 6 हमारे पास अगर 3 वैल्यू एट्रीब्यूट्स हैं तो जस्ट मैं 18 प्रोबेबिलिटीज में उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ 3 की पावर 6 में कैलकुलेट करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई डेटा सैंपल है, जिस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड गिवन दैट एप्पल, तो मेरे पास कोई एक रेड का सैंपल है, उसके कलर जो है वो रेड है, उसके एप्पल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप जस्ट देखेंगे कि कितने टोटल जितने हमारे पास एप्पल्स हैं उनमें से कितने ऐसे एप्पल्स हैं जिनका कलर जो है वो रेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर 7 है तो 7 बाय जो 10 है हमारे पास ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसी चीज को हम लोग एक्चुअल डेटा सेट के ऊपर मैप करवाना चाहें, हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि अगर आपके पास एक ऐसा डेटा सैंपल है जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, अब आपने प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है कि लेट्स C1 हमारे पास क्लास क्या है कि बाय कंप्यूटर के जो लेट्स सपोज कि अगर एज लेस देन 30 है, इनकम इतनी है, स्टूडेंट है या नहीं है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो फेयर है या नहीं, तो वो हमारे पास कंप्यूटर जो है वो बाय नहीं करेगा। सेम इस तरह से अगर
जैसे थर्ड सैंपल है कि 30 to 40 की रेंज में हो, इनकम हाई हो, स्टूडेंट नहीं हो, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग हो, तो उसके कंप्यूटर को बाय करने के जो चांसेस हैं वो ये कि वो यस क्लास से बिलोंग करेगा, बाय करने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं, ठीक है। सेम इस तरह से अगर आपको कोई अननोन सैंपल दिया जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एज लेस देन हो 30 से, इनकम इक्वल टू हो मीडियम और स्टूडेंट इक्वल टू हो यस और क्रेडिट रेटिंग इक्वल टू हो फेयर, तो अब आपने ये कैलकुलेट करना है क्या अगर ऐसा कोई डाटा सैंपल आता है तो वो आया कंप्यूटर को बाय करेगा या नहीं बाय करेगा, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है कि किस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो प्रायर प्रोबेबिलिटी हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि प्रायर प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्या था, जो क्लास की प्रोबेबिलिटी थी। तो क्लास हमारे पास कौन सी थी, दो क्लासेस थी, या तो वो कंप्यूटर बाय करेगा या वो कंप्यूटर बाय नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस कि अगर तो कंप्यूटर बाय करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 9/14। ये 9/14 बच्चों कैसे आ रही है, सर 9 यस हैं आउट ऑफ कि हमारे पास टोटल डाटा सैंपल्स में से 9 ऐसे थे जिनमें वो जिनका जो लेबल था वो यस था। अब लेट्स सपोज अगर हम लोगों ने फर्दर प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को, तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो मेरे पास एट्रीब्यूट हैं वो तमाम एट्रीब्यूट इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं मेरे। अब जैसे हमारे पास इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स में क्या है कि हमारे पास, अगर मैं आपको जो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना था, जो मेरे पास अननोन सैंपल था उसमें क्या था बेसिकली कि अगर तो एज है लेस देन 30, ठीक है, ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है। सेम इस तरह से अगर इनकम जो है वो इक्वल टू हो मीडियम, ठीक है, और स्टूडेंट इक्वल टू हो यस और क्रेडिट रेटिंग जो है वो इक्वल टू हो फेयर, ठीक है, देन हमने बताना था कि इस डेटा सैंपल की क्लास क्या होगी। अब मैंने क्या किया, हर जो मेरे पास एट्रीब्यूट था उनकी मैंने अलग-अलग प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इक्वल टू हो लेस देन 30, कि अगर हमारे पास एज जो है अगर वो लेस देन हो 30, गिवन दैट बाय कंप्यूटर जो है इक्वल टू हो यस, ठीक है, गिवन दैट बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस। अब हम ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं जो हमारे पास 2/9 आ रही है, कोई बताएगा? इसमें दो कंडीशंस चेक हो रही हैं, एक तो ये कि वो जो जो यस हैं बाय कंप्यूटर्स में, राइट, और उसमें जिनकी एज जो है वो लेस देन 30 भी हो, तो वो 2 हैं, 2 आउट ऑफ 9। एग्जैक्टली। तो हम लोग बेसिकली ये चेक कर रहे हैं कि बायस कंप्यूटर यस जिनकी जो क्लास है वो यस हो और उनकी जो एज है वो लेस देन 30 हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने डेटा सेट में से दिखाऊं तो कितने यहाँ पर आप लोग देखें कितने ऐसे डाटा सैंपल हैं जिनकी एज जो है वो लेस देन 30 है और उनकी जो क्लास है वो इक्वल टू यस है। कैलकुलेट करें और मुझे बताएं उनकी आईडी क्या है, कौन कौन से ऐसे डेटा सैंपल्स हैं। 9 है, सॉरी, 11 and 9 and 11 9 and 11, 9 and 11, 9 and 11। तो हमारे पास टोटल कितने हुए ये डाटा सैंपल? 2 सर 2 हो गए। सेम इस तरह से मैंने ये यस क्लास के लिए कैलकुलेट कर ली, अब मैं वही कैलकुलेट करूंगा नो क्लास के लिए कि जहां पर एज जो है वो लेस देन 30 हो और बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो हो, ठीक है। पहले मैंने यस क्लास के लिए कैलकुलेट किया, अब मैं नो क्लास के लिए कैलकुलेट करूंगा। तो अब लोग देखें क्या आ रही है आपके पास, काउंट कितना आ रहा है। एज लेस देन 30 और क्लास जो है वो बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो, क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है? 2 आ रही है, सॉरी, सर 1 2 2 आ रही है। 8 1 2 and 8 3 है सर। कौन कौन सी आईडी आ रही है? टू जैसे 1 2 and 1 2 and 8 1 2 1 2 and 8। जो जो आप में से 2 कह रहा था, तो हमारे पास एक तो एज लेस देन 30 है, सॉरी सर, वो देखा नहीं था अगला वाला, ठीक है सर, 3 है। ठीक।
तो हमारे पास जो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई वो 3/5 आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने देखना है कि ये जो मैं 5 कर रहा हूँ, ये 5 बेसिकली क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो जो है उसके टोटल जो सैंपल है वो 5 है, ठीक है। तो 5 में से कितने ऐसे सैंपल हैं जिनकी एज लेस देन 30 है, वो 3 है, ठीक है। तो इसलिए 3/5 जो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम इस तरह से जो मेरे पास रिमेनिंग फीचर्स थे, जो हमें अननोन डाटा सैंपल दिया था, मैंने उन तमाम के लिए अलग-अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। कौन से ये फीचर्स थे, जो मुझे ये एक अननोन सैंपल दिया था जिसकी मैंने ये प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि वो बाय कंप्यूटर करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने एज लेस देन 30 की यस क्लास के साथ अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, सेम इस तरह से एज लेस देन 30 की नो क्लास के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेम केस फॉर सेकंड एट्रीब्यूट की इनकम इक्वल टू मीडियम यस क्लास के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेम इस तरह से उसके नो क्लास के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देन अगेन यही प्रोसेस हम लोग थर्ड और फोर्थ एट्रीब्यूट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे उनकी तमाम प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि ये मैं प्रोबेबिलिटी जो मैं इस तरह से हर एट्रीब्यूट के अलग-अलग से निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा कोई भी एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट है, राइट। तो मैं ये अज्यूम करके ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर रहा हूँ। जब मैंने ये तमाम प्रोबेबिलिटीज को, तमाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया, देन मैं क्या करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट बाय कंप्यूटर इक्वल टू हो यस। ये x क्या है, बेसिकली जो मुझे अननोन सैंपल दिया था, उस अननोन सैंपल की गिवन दैट बाय कंप्यूटर इक्वल टू हो यस कि उसके कंप्यूटर बाय करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल हो जाएगी हमारे पास 0.22, ठीक है, 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.66, और ये तमाम जो चार हमारे पास एट्रीब्यूट की जो हम लोगों ने वैल्यूज को कैलकुलेट किया था, उन तमाम एट्रीब्यूट की वैल्यू को मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पूछूं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट को हमने मल्टीप्लाई करवाया तो कौन कौन से जो हमने प्रोबेबिलिटीज निकाली है जिनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, कोई बताएगा इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करवाया? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ। तो जहां जहां पर हमारे पास बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस है ना, उन तमाम को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ जैसे एज लेस देन हो 30 इक्वल टू यस, इनकम मीडियम इक्वल टू यस, ठीक है, स्टूडेंट यस, बाय कंप्यूटर यस, ठीक है। उन तमाम जो हमारे पास एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज थी जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ यस क्लास कैलकुलेट किया था, उन तमाम को मैंने मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी आ गई। सेम फिर हमने ये कैलकुलेट कर लिया नो क्लास के लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट बाय कंप्यूटर इक्वल टू हो नो। तो जो नो के लिए हम लोगों ने एज के लिए कैलकुलेट की थी, हम लोगों ने बाकी जो एट्रीब्यूट थे उनके लिए जो कैलकुलेट की थी, उन तमाम वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास जो है एक प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब एट द एंड हम लोगों ने ये क्लासीफाई करना है कि ये हमारे पास यस क्लास के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है या नो क्लास के साथ ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया जो हमारे पास उस डेटा सैंपल की यस क्लास के साथ अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी थी, उसको मल्टीप्लाई करवा दिया यस क्लास की जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल 0.044 मल्टीप्लाई बाय 0.643। 0.643 क्या है, बेसिकली जो हमारे पास यस क्लास की एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सेम इस तरह से कि बाय कंप्यूटर के जो हमारे पास डेटा सैंपल था उसकी नो क्लास के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय नो क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तो एट द एंड जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज निकली उनमें से देख लिया कि किसके साथ ज्यादा अकर होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको यहाँ से देख के किसके साथ अकर होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है? यस के साथ सर। यस क्लास के साथ अकर होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग इस डेटा सेट को देख के फिर बता सकते हैं कि यस क्लास के साथ अकर होने की उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आपके जहन में जो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि हम लोग क्लास की प्रोबेबिलिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई बाय क्यों करवा रहे हैं, हम जैसे बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और नो के केस में बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो को भी मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ये हम लोग क्यों करवा रहे हैं, कोई बताएगा इसका आंसर? कि क्लास की प्रोबेबिलिटी को हम उसके साथ क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं?
आशिर बच्चे क्यों करवा रहे हैं? कोई है आइडिया आपको? यह सर क्वेश्चन ही समझ गया। ओके मैं ये पूछ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट बायस कंप्यूटर इक्वल टू यस, ठीक है, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस। सेम इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो, उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ कि नो क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो मैं नो क्लास या यस क्लास की जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है उसको जो मैं जो हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है उसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोग डिसीजन ले रहे हैं कि वो कौन सी क्लास से बिलोंग करेगा। तो हमें ये क्लास को मल्टीप्लाई करवाने की क्या जरूरत है, क्या फायदा है इसका मल्टीप्लाई करवाने का, या जरूरत क्यों है? सर इस चीज का कोई आइडिया सही नहीं है। ये बात मैं शुरू में भी आप लोगों को बताई थी। और मैं बताऊं अगर मैं शुरू में ले चलूं आपको। सर, मैं बताऊं जी जी बच्चे बताएं। सर, ताकि जो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी की चीज की उससे हमें पता हो कि हमारे पास इस चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो वहाँ पर टोटल हमारे पास नो इतने थे, तो कंप्यूटर बाय जो नो है वो हमारे पास इतने हैं, जो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इसलिए उसके साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। राइट, बेसिकली हम लोग इसलिए बच्चे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। अगर मैं आपको शुरू में बताऊं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे पास प्रायर प्रोबेबिलिटी है ना, ये हम इसलिए लाइक्लीहुड के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे थे ताकि हम अगर किसी क्लास के साथ कह रहे हैं कि नया अननोन सैंपल जो है वो इस क्लास के साथ बिलोंग करता है, तो हमने ये भी चेक करना है कि हमारे डेटा सेट में उस क्लास के एक्चुअल में कितने परसेंटेज है, उस क्लास के कितने सैंपल हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास क्लास है यस और उस क्लास के ही अगर मेरे पास 2 सैंपल है, ठीक है, पूरे डेटा सेट में, तो जो मेरे पास नया अननोन सैंपल आ रहा है उसका उस क्लास के साथ अक्कर होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो भी 2% ही होनी चाहिए। वो मैं 100% के लिहाज से ना मैप करवा रहा हूँ। तो ये जो मल्टीप्लाई मैं करवा रहा हूँ ना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ऑफ आई, जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है, जो क्लास की प्रोबेबिलिटी है, वो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो आने वाला सैंपल है वो जितने उस क्लास के मेरे पूरे डेटा सेट में सैंपल एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी के लिहाज से हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करें, राइट। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो हम लोग बाय कंप्यूटर इक्वल टू यस या बाय कंप्यूटर इक्वल टू नो जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो इसी वजह से करवा रहे हैं। ठीक हो गया? यस सर। आई थिंक सो अब काफी बच्चों के जहन में जो एम्बिग्युइटी थी या कोई प्रॉब्लम वगैरह था वो काफी हद तक सॉल्व हो चुका होगा। या स्टिल किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। सर, वो शुरू में 1 किस तरह तो अभी तक नहीं पता चला। कौन सा बच्चा? सर, वो किंग और फेस में जो 1 नहीं लिखा था आपने। हाँ, अच्छा उसकी अब स्टिल अभी तक समझ नहीं आई। अच्छा, आप में से कौन सा बच्चा जो है वो इसको एक्सप्लेन करेगा? हाशिर बच्चे आप ही बता दें। सर वो 1 इसलिए लिखा था क्योंकि जो फेस कार्ड्स में से सर किंग की प्रोबेबिलिटी है वो 100% होती है, तो इसलिए। ये क्वेश्चन कौन से बच्चे ने पूछा है? सर, अयास हैदर। हाँ, अयास बच्चे, अगर आपने कभी ताश खेली हो तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? सर, 12। 12 होते हैं। और उन 12 में से कौन कौन से फेस कार्ड होते हैं हमारे पास? सर, किंग होता है, जैक और क्वीन। जैक और क्वीन। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें ना किंग के ही सारे कार्ड दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है सर। और मैं तुम्हें Yes, sir. कहता हूँ कि इन कार्ड में से फेस कार्ड अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? 101 क्या होगी? 1 होगी सर। 1 होगी। ये 1 क्यों कह रहे हो अब तुम? क्योंकि वो क्योंकि सर 100% चांस है कि वो किंग का वो फेस कार्ड ही होगा, राइट। यस यस सर। तो वहां पर भी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर भी हम यही कैलकुलेट कर रहे हैं कि लेट्स सपोज अगर तुम्हें किंग के कार्ड दे दिए जाएं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड होगा, तो वो 100% प्रोबेबिलिटी है, तो वो इसलिए 1 आ रहा है जस्ट। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, उसमें तो फंसने वाली बात ही नहीं थी यार। चल,
कोई और बच्चा जिसके जहन में कोई ऐसी एम्बिग्यूटी रहेगी वो काइंडली पूछ ले, अगर आप लोग पूछेंगे तभी मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूंगा, अदरवाइज तो आपके जहन में वो वैसे ही रह जाएगी। फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको आपने क्लासिफाई करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइक और डिसलाइक, ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ आपको इंस्टेंसेस दिए जाते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के, उसमें से आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने के कौन से वाले लाइक डॉक्यूमेंट हैं और कौन से वाले डिसलाइक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। ये आपको एक टास्क असाइन किया गया। अब जैसे ऑलरेडी हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर जैसे हम लोग कर रहे थे क्लासिफिकेशन, उसमें तो हमें वो तमाम फीचर्स गिवन होते थे, लेकिन जब आपको ऐसा टेक्सचुअल डेटा दिया जाता है तो उसमें हमारे पास वो फीचर्स जो होते हैं वो गिवन नहीं होते, तो हमने अपने टेक्सचुअल डेटा में से वो फीचर्स जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, कि हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट फीचर्स जो है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो है वो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डिज़ाइन इशू आ जाता है जब आप लोग टेक्सचुअल डाटा के ऊपर काम करते हैं। तो इसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशन हैं जिनके थ्रू हम लोग उसको कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप कोई डिफरेंट एट्रीब्यूट बना लें ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड पोजीशन, कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वर्ड द है वो फर्स्ट पोजीशन पर आया है तो वो कितनी दफ़ा आया है आप लोग एक एट्रीब्यूट उसका बना लें। इसी तरह से रिमेनिंग जो फीचर्स होंगे आप लोग उसके लिहाज से भी डिफरेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो जो रिमेनिंग मेरे पास वर्ड्स हैं वो किस किस सीक्वेंस में आ रहे हैं, कहाँ कहाँ अकर हो सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसके लिहाज से वो तमाम चीज़ें डिफाइन करके उनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से डिफरेंट जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को सबसे लास्ट में शो हो रहा है कि आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वर्ड इन अ पोजीशन इज कैलकुलेटेड, कि जो हमारे पास द का वर्ड है वो फर्स्ट पोजीशन में कितनी दफा आया है हमारे लाइक डॉक्यूमेंट में। सेम इस तरह से हम लोग डिसलाइक डॉक्यूमेंट में भी इस तरह से प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करके हम लोग एक नए नए एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आएगा, अगर हम लोग इस तरह से एट्रीब्यूट डिफाइन करें तो हो सकता है कि कहीं पे अगर लेट्स से मैं कहता हूँ कि द फर्स्ट पोजीशन पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तुम उसका अकाउंट लिख लो, हो सकता है कुछ एग्जांपल्स में कुछ इंस्टेंसेस में द वहाँ उस पोजीशन पे जहाँ पे हम लोग अपना एक फीचर बना रहे हैं वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंस हो भी सकती है और अब्सेंस भी हो सकती है, कि एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसका हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आप लोग एट्रीब्यूट को इस तरह से डिफाइन करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो फिर आप कहें कि बजाय आप एट्रीब्यूट को फिक्स करने के पोजीशंस को फिक्स करने के हम लोग वैसे ही नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में देख लेते हैं कि कौन से हमारे सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं जिनकी कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है इस वर्ड के इस डॉक्यूमेंट के अंदर अकर होने की, ठीक है। तो आप लोग उस तरह से उन वर्ड्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करके उनकी डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करके फिर फर्दर क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। बेसिकली हम लोग इसको टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी भी कह रहे होते हैं, हम उसको भी यूज कर रहे होते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप टेक्सचुअल डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं। बेशक नोट डाउन कर लें अपने पास, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी वो बेसिकली क्या है कि कोई भी एक जो टर्म है या कोई भी एक डॉक्यूमेंट का जो एक एलिमेंट है वो पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी दफा अक्कर हुआ है, ठीक है, तो जितनी दफा उसका अकरेंस है आप उसके लिहाज से उसकी प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। तो इस तरह से पूरे डॉक्यूमेंट के जितने वर्ड्स होते हैं आप उनकी प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर देते हैं और फिर फर्दर आपके पास जो नया आने वाला डाटा है आप टीएफ आईडीएफ की बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर लेते हैं। सर एक दफा रिपीट कर दें। हाँ सॉरी सर वो जो आपने कहा था कि आप लिख लें अभी। हाँ, टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी टर्म मेरे एक डॉक्यूमेंट में कितनी दफा अक्कर हुई है, ठीक है, तो जितनी दफा उसकी अकरेंस है आप लोग उसको टर्म फ्रीक्वेंसी इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हम उसको जज कर रहे होते हैं और एट द एंड हम अपने डाटा को क्लासीफाई कर रहे होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो सेकंड क्या था कि डू नॉट यूज फ्रीक्वेंटली वर्ड्स नॉर रेयरली अकरिंग वर्ड्स, कि जैसे हम लोगों ने अपने एट्रीब्यूट को मॉडिफाई किया कि हमने कहा कि बजाय हम लोग पोजीशनिंग के देखें, पोजीशनिंग के बगैर हम लोग वर्ड्स का काउंट देखें। फिर जब हम लोगों ने वर्ड्स का काउंट देखा तो उसमें हमें प्रॉब्लम आया कि हो सकता है जिन वर्ड्स का मैं काउंट कर रहा हूँ वो ऐसे वर्ड्स हों जिनका कोई यूज ही ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे स्टॉप वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस में जैसे दा, आ, ऑफ, ये सारे हमारे पास जो डिफरेंट स्टॉप वर्ड्स हैं, पंक्चुएशंस हो सकती हैं जिनका एज सच हमारे सेंटेंस में कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको भी रिमूव कर देना चाहिए। तो वो 100 मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स जो हैं जो कि प्रोपोजिशन या स्टॉप वर्ड्स के तौर पे आप उनको भी रिमूव कर देते हो, ठीक है। या आप और कंस्ट्रेंट क्या लगा सकते हैं कि एनी वर्ड अकरिंग फ्यूअर देन 3 टाइम्स
वाज आल्सो रिमूव, कि अगर कोई मेरे पास एलिमेंट है जो 3 से कम टाइम आया है तो मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग डिफरेंट ये कंस्ट्रेंट्स लगा के, डिफरेंट ये चेक पॉइंट्स लगा के आप अपने डाटा को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उनको सॉर्ट करने के बाद आप अपने मॉडल को पास करते हैं और उसी की बेस पे फिर एट द एंड आप लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। जैसे 20 न्यूज़ ग्रुप आप लोगों को दिए गए हैं कि 20 डिफरेंट न्यूज़ ग्रुप्स हैं, आपको 1000 आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली टोटल 20,000 बन जाएंगे कि हर जो न्यूज़ ग्रुप है उसके 1000 आर्टिकल है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो टोटल आपके पास जो कॉर्पस है वो 20,000 आर्टिकल्स का है, जिसमें से हम लोगों ने 2/3 जो है वो ट्रेनिंग सैम्पलिंग के लिए रखा है और जो उसका रिमेनिंग 1/3 है उसकी बेस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपने नेम वाइज क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को देंगे, वो हमारे मॉडल को हमारे कॉर्पस के ऊपर ट्रेनिंग करके एट द एंड प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि अगर तो मैं रैंडम गेसिंग करता कि विदाउट मैं नेम वाइज क्लासिफायर के बगैर अगर मैं गेसिंग कर रहा होता तो जो मेरे रिजल्ट की एक्यूरेसी थी वो 5% थी, और अगर मैं बेसियन क्लासिफिकेशन के जो हमारे पास स्टेप्स हैं उनको फॉलो करके करता तो 89% तक एक्यूरेसी जो है हमने इस प्रॉब्लम के लिए अचीव की है। 5% एक्यूरेसी कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास एक डाइस है, ठीक है, जिसके आपको पता है 1 है, 2 है, 3, 4 डिफरेंट साइड्स है। अब आपको कहा जाए कि 1 अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, आप लोग क्या करते हैं 1 डिवाइड बाय 6 करते हैं। सेम इस तरह से अगर आपको एक कॉइन दिया जाता है और मैं पूछता हूँ हेड की अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सेम इस तरह से मेरे पास 20 न्यूज़ आर्टिकल थे। ठीक है, अब मैंने कोई एक क्लास जो थी वो असाइन करनी थी किसी को। ठीक है, अगर मैं रैंडमली गेसिंग करता तो कोई एक क्लास जो है वो 20 डिफरेंट सैंपल्स के क्लासेस के लिहाज से मैं असाइन कर रहा होता, तो इसमें भी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 20 होता। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 करते तो 0.05 आपके पास जो रिजल्ट आ रहा होता, और अगर मैं उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5% एक्यूरेसी आपको यहाँ पर मिल जाती है। हमेशा याद रखना है बच्चों आप लोगों ने, जब मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ तो हमारी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, कि अगर 100% एक्यूरेसी आ रही है इसका मतलब मेरा सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कि उसमें 0% एरर है, 100% एक्यूरेटली वो काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हमारी वैल्यूज जो है वो 0 से 1 के दरमियान में बिलोंग करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी आप 1 से ज़्यादा नहीं बता रहे हो। ठीक है, 0 से 1 के दरमियान में ही मैप कर रहे होंगे। प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में मैप होगी, और एक्यूरेसी वगैरह जो है आप लोग उसको 100 तक आप लोग उसको उसी तरह से मैप करवा सकते हैं कि 0 से लेकर 100 तक जो है हमारी वैल्यूज कहाँ पर बिलोंग कर रही है। ठीक है, उसके लिहाज से आप लोग बताते हैं मेरा मॉडल जो है वो इतने % एक्यूरेटली परफॉर्म कर रहा है। ओके, अभी तक जो हम लोगों ने नेम वाइज देखा था उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे जो एट्रीब्यूट हैं वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी बेस पे हम लोगों ने क्लासिफाई कर लिया था। अब हमारा कंस्ट्रेंट है कि जो मेरे एट्रीब्यूट हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट है। तो जब मेरे एट्रीब्यूट डिपेंडेंट हैं तो उसके लिए हम लोग फिर बेसियन बिलीफ नेटवर्क को यूज करते हैं, जो कि हमें डिपेंडेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका एक नेटवर्क बना के दे देता है उन तमाम नोड्स का। ठीक है, फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल जॉइंट प्रोबेबिलिटीज जो है हम अपने डाटा को फर्दर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ये हमें एक नेटवर्क बना के दे दिया है हमारे डाटा सेट में से कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि एक आर्क है जो हमने ड्रॉ की है स्मोक से लंग कैंसर की तरफ और फैमिली हिस्ट्री से लंग कैंसर की तरफ। तो अगर मैं लंग कैंसर के एंटीसीडेंट की बात करता हूँ, पेरेंट की बात करता हूँ, तो वो फैमिली हिस्ट्री भी है और वो स्मोकर भी है। इसका मतलब है जो मेरा लंग कैंसर है वो इन दोनों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कि लंग कैंसर का जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करती है और स्मोकर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वो प्रॉब्लम्स जिनमें हमारे एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं, अगर आपने उनको क्लासिफाई करना हो तो उसके लिए हम लोग बेसियन बिलीफ नेटवर्क्स को यूज करते हैं। राइट, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है कि आप लोग क्या करेंगे, अगर मैं लंग कैंसर की बात करूं तो आप लोग उसकी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे कंप्लीट। जैसे हम लोगों ने शुरू में कलर और शेप की एग्जांपल ली थी, मैंने तब आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट होते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस उनके बन रहे होंगे। यहाँ पर
भी वही चीज है कि मेरे एट्रीब्यूट्स जो है वो डिपेंड कर रहे हैं फैमिली हिस्ट्री पे, स्मोकर पे, लंग कैंसर जो है। तो अब मैं लंग कैंसर है या लंग कैंसर नहीं है, उसके लिए मैं एक कंप्लीट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल बनाऊंगा, जैसे आपको यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। कि लंग कैंसर है या लंग कैंसर नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है और स्मोकर पे डिपेंड करता है, या फैमिली हिस्ट्री है लेकिन स्मोकर नहीं है, तो उसके जो डिफरेंट हमारे पास 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उसके लिहाज से आप लोग उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यूज बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, हम हमारे पास डेटा सेट गिवन होगा, हम उस डेटा सेट में से देखेंगे कितने ऐसे सैंपल्स हैं जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी है और स्मोकर भी है और उनको लंग कैंसर भी है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग फर्स्ट सेल में फिल कर रहे होंगे। सेम इस तरह से रिमेनिंग सेल को हम लोग फिल करके अपने फर्दर डाटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपको सिंबल शो हो रहा है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है कि मेरे पास जितने उसके पेरेंट्स के लिहाज से जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, आप लोग उन तमाम को कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट करने के बाद आप लोग मल्टीप्लिकेशन करवा दोगे, ठीक है। Z1 से लेके जितने आपके पास डिफरेंट टपल्स हैं, ठीक है, उन तमाम वैल्यूज का आप लोग उनके पेरेंट्स के लिहाज से कैलकुलेशंस करेंगे, कौन कौन से उनकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स बनाएंगे और एट द एंड जो है अपने डाटा को क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई डाटा सेट गिवन था, ठीक है, किसी डोमेन एक्सपर्ट ने हमें क्या किया, उसका ये आर्किटेक्चर बना के दे दिया, जैसे आप लोगों को A, B, X और C, D में शो हो रहा है कि मेरे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट थे, ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसीज, हमें किसी डोमेन एक्सपर्ट ने ये मैप करके हमें उसका जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो हमें बनाकर दे दिया कि कौन से एट्रीब्यूट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया कि हमने अलग-अलग जो इनकी प्रोबेबिलिटीज और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर ये जो आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है, ये किसी हम लोगों ने डाटा सैंपल से उठाकर हम लोगों ने यहाँ पर मैप करवाया, ठीक है। जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपको डाटा सेट दिया जाएगा, उसके लिहाज से जैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या क्लास की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सेम उस तरह से आप लोग वो कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे विंटर है, स्प्रिंग है, समर है या ऑटम है, तो उनके तमाम की ये जो उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट करी, ठीक है। इसी तरह से लोकेट क्या है कि नॉर्थ अटलांटिक है या साउथ अटलांटिक है, ठीक है, ये लोकेशन है। इसी तरह से फिश है कि सैल्मन है या सी बैस है, ठीक है, आगे लाइटनेस और थिकनेस आगे डिफाइन की गई। अब लेट्स सपोज अगर आपको कोई एक ऐसा डाटा सैंपल दिया जाता है जिसका डोमेन एक्सपर्ट ने आपको ये बनाकर दे दिया कि उसका नेटवर्क क्या है, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर आपको एक नया डाटा सेट दिया जाता है जिसको आपने क्लासीफाई करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गिवन है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ फिश caught in summer in the North Atlantic is a sea bass and is dark and thin। कि हमने कोई फिश के पकड़े जाने की समर में क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आगे जो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स हैं वो हमें उसने बता दिया। अब जब हमने उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ हमें गिवन है कि फिश caught in summer, कि अगर वो जो फिश है वो समर में, अगर जो सीजन है अगर समर में पकड़े जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट है, तो आप लोग देखेंगे ये जो हमने अपने टेबल्स बना लिए थे प्रोबेबिलिटीज के और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के, कि वहां पर समर के अक्कर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है हमारे पास 0.25। तो हम लोग यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 0.25 करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक अगेन किसी और एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिविजुअल एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो डिपेंड नहीं कर रहा तो इसलिए मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, मैं जस्ट साउथ अटलांटिक की प्रोबेबिलिटी देखूंगा। साउथ अटलांटिक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 0.6 आ रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 0.6 आ जाए। अब आगे चेक करें आप लोग, क्या आगे जो आने वाला एट्रीब्यूट है वो नॉर्थ अटलांटिक है। तो नॉर्थ अटलांटिक मेरे पास एट्रीब्यूट है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट था जिसको हम लोग सी बास कह रहे थे, ठीक है, कि इन द नॉर्थ अटलांटिक इज अ सी बास, कि वो नॉर्थ अटलांटिक है और वो सी बास है। तो सी बास जो एट्रीब्यूट है वो मेरा डिपेंड कर रहा है, ठीक है। वो डिपेंड किस पे कर रहा है हमारा सी बास का एट्रीब्यूट, वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? हमारा सी बास का जो एट्रीब्यूट है आप लोगों को यहाँ पर किन किन एट्रीब्यूट पर डिपेंड करता हुआ शो हो रहा है नेटवर्क आर्किटेक्चर में? सर फिश और सीजन।
हमारे पास सीजन के एट्रीब्यूट में और लोकेट के एट्रीब्यूट में। फिश का तो एक्चुअल में खुद एट्रीब्यूट है ना, जो कि सी बास है, तो फिश का नाम सी बास है और वो जिन एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहा है वो सीजन है और लोकेट है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशन क्या थी कि सी बास हो, और अपर साइड पे जो कंडीशन आ रही थी हमारे पास वो नॉर्थ अटलांटिक आ रही थी, ठीक है, और हमारे पास समर आ रहा था। तो हम लोग सी बास के लिए उसकी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या होगा हमारे पास कि सी बास गिवन दैट कि वो हमारे पास समर हो और वो जो हमारे पास लोकेशन है वो नॉर्थ अटलांटिक हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी हम उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। वो प्रोबेबिलिटी आप लोग सी बास जो फिश वाला हमारे पास एट्रीब्यूट है उसके साथ आपको वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी शो हो रही है, ठीक है। वो उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है कि हर फिश के लिए हम लोगों ने उसके जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट थे जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रही थी उनके साथ हमने अलग-अलग एट्रीब्यूट की तमाम प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट कर लिया कि सैल्मन हो और उसके विंटर के साथ, स्प्रिंग के साथ, समर के साथ अक्कर होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है, हमने उन तमाम चीजों को कैलकुलेट कर लिया। आप लोग जस्ट ये देखें कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन दैट a3b1 जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जस्ट आप लोग उतनी देर इसको एक्सप्लोर कर लें। अगर ना समझ आए तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लें आप लोग। सर नहीं समझ आ रही कैसे कैलकुलेट हो रही है। ओके, तो बेसिकली यार इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने ये देखना था कि हमारे पास जो फिश है वो सी बास हो, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी क्या हो कि उसका सीजन समर हो और जो लोकेशन है वो नॉर्थ अटलांटिक हो, राइट। तो मैंने क्या किया, ये जो कंडीशनल टेबल बनाया है जो फिश के आप लोगों को साइड पे शो हो रहा है, उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने फिश का हर सीजन के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और फिश की लोकेशन के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो तमाम की तमाम मैंने कैलकुलेट कर ली। जैसे मेरे पास फिश सैल्मन और सी बास था, राइट, तो मैंने सैल्मन की विंटर के साथ और नॉर्थ अटलांटिक के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी, सैल्मन की मैंने स्प्रिंग मेरे पास सीजन विंटर के साथ और जो साउथ अटलांटिक लोकेशन है उसके साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी वो मैंने सेकंड एट्रीब्यूट में कैलकुलेट करी। ये बेसिकली जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मेरे पास गिवन टेबल होगा, हमारे पास गिवन कॉर्पस होगा, डेटा सेट होगा, जिसमें से मैं उन तमाम एग्जांपल्स को देखकर ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करूंगा। सेम इस तरह से मैं सैल्मन की हमारे पास जो सीजन स्प्रिंग है उसके साथ और नॉर्थ अटलांटिक के साथ अकर होने की प्रोबेबिलिटी, सेम अगेन सैल्मन हमारे पास फिश हो, सीजन स्प्रिंग हो और साउथ अटलांटिक के साथ अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह से हम लोग ये 16 डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज बन जाएंगी जो कि हम लोग डेटा सेट की बेस पे मैप करवा के वो बना लेंगे। जब आपने ये टेबल फिल कर लिया तो जस्ट आपने यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटीज लिखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन दैट a3b1। x2 क्या है मेरे पास कि फिश है सी बास, गिवन दैट कि उसका जो सीजन है वो समर हो और उसकी जो लोकेशन है वो नॉर्थ अटलांटिक हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। आप लोग जस्ट इस टेबल में जाएंगे और जाकर देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है x2 गिवन दैट जो a3b1 है वो क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो अगर आप लोग a3b1 को देखें सर, जी बच्चे। सर ये फिश के साथ जो टेबल है ये आपने कैलकुलेट किस तरह किया है? हाँ मैं वही बता रहा था कि सर, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है ये, कोई कॉर्पस, हमारे पास एक कॉर्पस गिवन था जिसकी बेसिस पे हम लोगों ने उन तमाम चीजों को कैलकुलेट किया है। अगर लेट्स सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने का, तो आपको एक साथ कॉर्पस दिया जाएगा जिसकी बेस पे कहेंगे कि आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करें। अगेन वो कैलकुलेशन हो कैसे रही है कि मैं अपने डेटा सेट में से देखूंगा कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास फिश हो सैल्मन, तो वो कितने ऐसे डेटा सैंपल्स हैं जिनका सीजन समर है और लोकेशन नॉर्थ अटलांटिक है, ठीक है, वो मेरे पास एक सेल की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट मैं देखूंगा कितने ऐसे डेटा सैंपल हैं जिनमें फिश सैल्मन है लेकिन उनका जो सीजन है वो तो विंटर है लेकिन जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है, वो साउथ अटलांटिक है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंट जो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं, 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे मैं फिल कर लूंगा, राइट। ओके सर।
तो जब मेरा ये 16 के डिफरेंट जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं तो उनको फिल कर लूंगा, तो उसके बाद मेरे पास कोई भी टेस्ट डेटा आता है तो जस्ट मैं अपने प्रोबेबिलिटी टेबल्स में से देखूंगा और उसकी बेस पे उनके वैल्यूज जो हैं, जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो कैलकुलेट्स करके मैं रख दूंगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसियर बिलीफ नेटवर्क में हमें इशू क्या आता है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर लेट्स सपोज आपको कोई भी डेटा सेट दिया जाता है, सबसे पहले आपने उसका कोई डोमेन आर्किटेक्चर बनाना, नेटवर्क बनाना है आपने उसका, कि कौन कौन से एट्रीब्यूट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बनाया। तो आप लोगों को एक डोमेन एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और दूसरा आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की हैं, तो आप लोगों को जिन जिन एट्रीब्यूट पे वो डिपेंड करता है उनके लिहाज से वो तमाम कंडीशनल एट्रीब्यूट्स जो प्रोबेबिलिटीज हैं हमें वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं।